हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बच्चों दोबारा मिल रहे हैं एक दूसरे टॉपिक। वैसे दूसरा टॉपिक तो नहीं कह सकते, हम इसको दूसरा पार्ट कह लेते हैं। IAS 33 हमने EPS अर्निंग्स पर शेयर बच्चों करा था पहली क्लास में, जिसमें हमने बेसिक EPS देखा। तो हमने बेसिक EPS के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा डिटेल में। तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने उस टॉपिक की रिवीजन कर ली होगी एक बार, और आगे के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लिए होंगे। एग्जाम किट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके। अगर आप कैप्लन फॉलो करते हैं तो कैप्लन में उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों। PPP में भी उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप हर जगह से उसके क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। और MCQ अभी बनाने की बच्चों कोशिश करो। पहले MCQs में आपके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, फिर जब हम बड़े लेवल की कोशिश करेंगे तो वो बाद में देखेंगे। तो आज हम मूव करते हैं डाइल्यूटेड EPS के साथ। हमने बेसिक EPS कर लिया था बच्चों, तो हमें EPS का मतलब तो पता है। EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। भाई, हर शेयर पे कंपनी ने कमाया क्या, कंपनी ने अर्न क्या करा, ये हम इस IAS का मुद्दा है, ये हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो अब बच्चों हम डाइल्यूटेड EPS के बारे में बात करेंगे। इसमें EPS का मतलब तो आपको पता है, इस लाइन में डाइल्यूटेड का मतलब कोशिश करता हूँ बताने की। बच्चों एक बात बताओ, क्या अगर आप एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। थोड़ा डिसेंट नहीं है एग्जाम्पल, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको उससे समझ आने की चीज़ लगेगी। बच्चों एक ग्लास है, इस ग्लास में थोड़ी सी विस्की पड़ी है, इस ग्लास में विस्की है बच्चों। अभी इसमें सिर्फ विस्की है, तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रांग होगी या नहीं? ये बिल्कुल स्ट्रांग होगी भाई। कॉन्सेंट्रेटेड विस्की है इसके अंदर। बट अब मैं मान लो इसमें बच्चों, भाई विस्की यहाँ पे थी, मैंने इस पे इतना पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो बच्चों क्या अब इस विस्की की कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों। थोड़ा हैंड राइटिंग में मेरी ध्यान मत देना, बट क्या अब इस विस्की की कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी? बिल्कुल, इस विस्की की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ये विस्की को मैं डाइल्यूटेड कह सकता हूँ। तो बच्चों ये ही कुछ इस डाइल्यूशन का भी मतलब है। बट अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज इसका मतलब क्या है। बच्चों एक एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपके पास $1 लाख का एक लोन है, $1 लाख का एक लोन है। भाई इस $1 लाख के लोन के लिए आपने एक कंडीशन रखी है कि ये लोन 5 इयर्स का है, एंड आफ्टर 5 इयर्स अगर डेट होल्डर्स चाहते हैं, जो डेट प्रोवाइडर्स हैं हमारे, वो चाहते हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर, दे कैन ऑप्ट फॉर इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 5 साल के लिए आपने ये लोन लिया है, क्या ये पैसा आपको 5 साल बाद पे करना होगा? बिल्कुल करना है ये बच्चों पैसा पे। अब अगर कंपनी एक ऐसी कंडीशन रखे कि 5 साल बाद आपको ये पैसा पे नहीं करना, बट आप इसके बदले इक्विटी शेयर्स उनको दे सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मानो बच्चों ये $1 लाख के जो शेयर्स, $1 लाख आपका लोन है। इसके लिए मान लो आपको 10,000 शेयर्स देने पड़ते हैं अपने डेट होल्डर्स को। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपकी अर्निंग्स जो है क्या कुछ बढ़ेगी? भाई ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कुछ आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी क्या? बच्चों अर्निंग तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कुछ अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई कैपिटल नहीं आ रही है। आपने कोई कैपिटल लेकर उनको नहीं दिया है। जो कैपिटल आई थी, लोन आया था, वो तो आपने पहले लिया, पहले खर्च करा, उससे आपकी अर्निंग्स पहले ही के पीरियड्स में ही बढ़ गई होंगी कहीं। बट अभी तो कुछ नहीं बढ़ेगा। फिर आपकी अर्निंग्स तो नहीं बढ़ी, बट क्या कुछ फायदा हुआ?
बिल्कुल हुआ बच्चों, आप इंटरेस्ट पे करते होंगे उनको, अब आपको ये इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो ये इंटरेस्ट का फायदा तो हुआ, बट बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ इस पे टैक्स की छूट मिलती थी। आपको पता है इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इस पे टैक्स की छूट मिलती थी, टैक्स रिलीफ मिलता था, बट अब वो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट की अर्निंग तो हुई, बट टैक्स पे जो छूट थी, टैक्स पे जो रिलीफ था, उसको हटा के जो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा था वो मैं मान सकता हूँ कि मेरी कमाई हुई। तो इसको हम यहाँ पे 1 - t लिख देते हैं, टी मतलब टैक्स रेट। तो मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। मानो बच्चों 1 लाख या $10,000 का आपका इंटरेस्ट था, ईयरली इंटरेस्ट, ठीक है। 30% आपका टैक्स रेट था। तो इसकी वजह से बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, आपका 10,000 का खर्चा आ जाता था बुक्स में, तो आपका 10,000 का 30%, मानो 3,000 रुपए आपको टैक्स की रिलीफ मिल जाती थी, $3,000 की टैक्स की रिलीफ मिल जाती थी। बट अब वो रिलीफ नहीं मिलेगी आगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये तो आपका खर्चा है, बट जो 70% है वो तो आपका बच रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 का 1 - t, 1 - t कर दूं, और इसमें हम 10,000 1 - टैक्स रेट है हमारा 30%, तो 0.3 लिख देते हैं। तो 10,000 इंटू 0.7 जो हमारा आता है 7,000। तो बच्चों ये तो अर्निंग हुई, तो ये तो मैं अर्निंग्स में ऐड कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हम जो हमारी इंटरेस्ट है, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। तो इंटरेस्ट इंटू 1 - t आपकी अर्निंग्स है। तो ये तो आप कुछ कुछ समझ गए होंगे। अब बच्चों मेरे को दूसरी बात बताओ, आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए जिस तरीके से आप बेसिक ईपीएस में आपने देखा। बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो पहले एक बार देख लेना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। अभी मैं थोड़ा आगे का पढ़ाऊंगा बच्चों, तो मेरे हिसाब से सजेशन यही रहेगा, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आपके जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वैंस, ये तो आपका बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से आप बेसिक ईपीएस में निकालते थे। बट इस बार क्या होगा, इस बार बच्चों आपके वो जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेबल शेयर्स, वो आपके शेयर्स में आज ही हम दिखाएंगे कि उस वजह से आपको कितना नुकसान है, उस वजह से अर्निंग्स कितनी कम हो जाएगी। जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको हम फ्यूचर की कंडीशन दिखा रहे हैं, फ्यूचर का पोजीशन दिखा रहे हैं कि उनकी अर्निंग्स कितनी कम हो जाएगी। तो ये कन्वर्टेबल शेयर्स हम अभी के अभी अपनी जो हमारा टोटल जो हम हमारे को जिससे हम डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसमें हम ये चीज ऐड कर देते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको इसका डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये आप मेरे साथ नोट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, सॉरी, अर्निंग्स प्लस इंटरेस्ट 1 - t अपॉन वैंस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस कन्वर्टेबल शेयर्स। तो बच्चों अब इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये आपको फ्यूचर की, ये जो आपके करंट शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ्यूचर के बारे में अवेयर करा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, ये आपको फ्यूचर के बारे में अवेयर करा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना कि हमारा जो डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ने का मकसद है वो यही है कि हमारे को अपने करंट शेयर होल्डर्स, अपने करंट जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये बताना है कि आज से 5 साल बाद जब ये लोन
हमारा इक्विटी में बदल जाएगा, हम यही मानेंगे कि मैक्सिमम कन्वर्जन होगी। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि जितने भी इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लोग और बढ़ जाएंगे प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने के लिए। बच्चों प्रॉफिट में हिस्सेदारी, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर सबसे महंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाई जाती है। तो जो हमारे करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको ये वाली बात पता होनी चाहिए, करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कुछ टाइम बाद उनकी अर्निंग और लोगों में डिवाइड होने वाली है। तो इसलिए हम डाइल्यूटेड ईपीएस को पढ़ते हैं और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को मान्यता दी जाती है। तो हमारा आईएएस ने भी ये वाली बात समझी और इस बारे में अपने आईएएस में पूरा ब्यौरा दिया उसका। तो अब हम भी वो चीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो बच्चों अब मेरे साथ देखो, नंबर ऑफ शेयर्स। ये मेरे साथ लिखो बच्चों, द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स is the weighted average number of ordinary shares calculated for basic EPS plus the maximum number of ordinary shares that would be issued on conversion into ordinary shares। तो बच्चों यहाँ पे अब हम, मेरे साथ आप पढ़िएगा ये इसका मतलब क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। तो द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेटेड फॉर बेसिक ईपीएस प्लस, ये तो बच्चों जो स्टार्टिंग में हमने बताया, द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेटेड फॉर बेसिक ईपीएस। जो मैंने आपको बेसिक ईपीएस में पढ़ाया था वैसे ही हम वैंस को कैलकुलेट कर लेते, जो मैंने आपको भी थोड़ा टाइम पहले बताया। प्लस, ये है असली चीज, प्लस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट वुड बी इशूड ऑन कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। ये समझो बच्चों मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का क्या मतलब है बच्चों? हम प्रूडेंट अकाउंटेंट्स, हम कौन है? प्रूडेंट अकाउंटेंट्स, राइट? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस, तो हम प्रूडेंट अकाउंटेंट्स हैं। हम मतलब एक वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, एक ऐसा सिनेरियो लेकर चलते हैं कि उस केस में क्या होगा। मान लो बच्चों कि ऑप्शन दिया गया था डेट होल्डर्स को और आधे ही डेट होल्डर्स ने, मान लो हमें 10,000 शेयर्स देने थे और 50% डेट होल्डर्स ने हमारा ऑप्शन एक्सरसाइज करा, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 5,000 शेयर। बट बच्चों ये भी तो हो सकता है कि 100 के 100% ले लें। अगर ऐसा होता है और आपने 50% के हिसाब से एक एस्टिमेट लगा के दिखाया तो आपकी तो बुक्स गलत हो गई। इतने सालों की, इतने साल जो आपने डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाया वो तो गलत पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसीलिए बच्चों हम यही मानते हैं कि 100% ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे। 100% जो है आपके डेट होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स लेने के लिए मानेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स बनेंगे आपकी कंपनी के, तो 100% ऑप्शंस हम मानेंगे एक्सरसाइज होंगे। तो आपके कन्वर्टेबल शेयर्स कितने बनेंगे बच्चों? 10,000 शेयर्स।
आप ये वाली बात जरूर जरूर ध्यान रखना बच्चों, कन्वर्टेबल शेयर्स हम यही मानेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम 100%, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो इशू होंगे वो कन्वर्ट होंगे, और हम यही मानेंगे कि 10,000 शेयर मैक्सिमम कन्वर्जन होगी बच्चों। ये समझ लो आप, एक ही मूल मंत्र है मैक्सिमम कन्वर्जन। तो 50% नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, जो मैक्सिमम केस होगा वो आप अपने नीचे डिनोमिनेटर में कन्वर्टेबल शेयर्स में ऐड करोगे। तो कुछ कुछ चीजें अब समझ आ रही होगी। अब इसका मेरे साथ बच्चों एक फॉर्मेट बना लेना, ये आपको काम आएगा इसकी कन्वर्जन देखने में। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स और वैन्स बच्चों। तो एक बेसिक वेटेड एवरेज हो गया, भाई बेसिक वेटेड एवरेज तो आपने बेसिक ईपीएस में निकाली थी तो वही हो गए। मैंने पहले आपको बताया सबसे पहले तो हो गए, बट प्लस प्लस प्लस, ये है हमारा असली पॉइंट, इसको रेड पेन से लिखते हैं, एडिशनल शेयर्स, additional shares on conversion using terms giving maximum dilution available after the year end। ये आपके बनेंगे बच्चों डाइल्यूटेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डाइल्यूटेड नंबर लिख सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ डाइल्यूटेड शेयर, भाई आपका डिनोमिनेटर ये अमाउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे साथ ये वाला पॉइंट पढ़ो एक, ये तो आपको समझ आ गया होगा, बेसिक वेटेड एवरेज है, बेसिक ईपीएस वाला ही। ये वाला पॉइंट देखो, एडिशनल शेयर्स ऑन कन्वर्जन। बच्चों एडिशनल शेयर्स जो कन्वर्जन के टाइम पे होंगे वो यूजिंग द टर्म्स गिविंग मैक्सिमम डाइल्यूशन अवेलेबल आफ्टर द ईयर एंड। जो भी मैक्सिमम डाइल्यूशन हो सकती है, 10,000 शेयर जो हमने एग्जांपल देखा उसमें 10,000 के 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेट होल्डर्स ले लेंगे। तो आपको यही दिखाना है कि मैक्सिमम कन्वर्जन होगी, आपको प्रूडेंट रहना है, आपको बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर अपने बुक्स में रिप्रेजेंट करनी है। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब मेरे साथ एक एग्जांपल देखना बच्चों, मेरे साथ पढ़ो और फिर हम देखते हैं ये करना कैसे। तो Acorn company had the same 10 million ordinary shares in issue on both 1st April 20x1 and 31st March 20x2। ठीक है, on 1st April 20x1 the company issued 1.2 million $1 units of 5% convertible loan stock। ठीक है, तो 1.2 मिलियन जो उन्होंने $1 यूनिट्स इशू करे 5% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक के। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1.2 मिलियन का लोन है। ठीक है जी, each unit of loan stock is convertible into 4 ordinary shares on 1st April 20x9। तो ठीक है, अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक यूनिट के बदले आपको 4 शेयर देने होंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो 1.2 मिलियन यूनिट्स थे आपके, 1.2 मिलियन यूनिट्स के बदले आपको देने पड़ेंगे 4 शेयर। तो ये हो गए आपके 4.8 मिलियन शेयर्स। ठीक है बच्चों, 4.8 मिलियन शेयर्स हो गए आपके। अब देखो आगे, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Acorn कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20x2। तो ये आपका Acorn कंपनी का P&L है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, फाइनेंस कॉस्ट ऑन 5% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, फिर जो है आपका इनकम टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है।
तो बच्चों हमारे लिए अर्निंग्स के लिए तो ये प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे को बच्चों इसमें निकालना क्या है, ये देखो डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है 31 मार्च 20x2। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बच्चों मेरे साथ देखो, बच्चों इसमें अर्निंग्स, भाई आपकी ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अर्निंग्स, पहले तो फॉर्मूला ही देखते हैं, अर्निंग्स प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन वैन्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 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 कन्वर्टेबल शेयर्स, कन्वर्टेबल शेयर्स। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं अब क्या क्या होगा इसमें। आपकी अर्निंग्स कितनी होगी बच्चों, सिर्फ ये अर्निंग्स बता दो। 6,44,000 कह सकता हूँ भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपकी, प्रॉफिट फॉर द ईयर ही आपकी अर्निंग मानी। इंटरेस्ट कंपोनेंट बताओ बच्चों मेरे को इसमें, आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है, ये कह सकता हूँ 60,000 आपका इंटरेस्ट है इस पर। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट बाद में अगर ये लोन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना नहीं होगा, बट इसका टैक्स कंपोनेंट का जो नुकसान है, टैक्स रिलीफ का जो नुकसान है वो आपको बुक करना है। तो हम यही मानेंगे भाई, इसमें आपका टैक्स रेट दे रखा है आपको 30% का, तो हम ये मानेंगे कि भाई 30% का नुकसान हो जाएगा तो आपको मोटा मोटा 70% का ही प्रॉफिट होगा। तो 0.3 डिवाइड बाय वैन्स, बच्चों वैन्स आपका 10 मिलियन ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई बोनस नहीं हुआ, कोई आपका राइट इश्यू नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई बच्चों। तो आपका जो वैन्स है वो तो अनचेंज रहेगा, वैन्स तो वही रहेगा 10 मिलियन। तो 10 मिलियन आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर कन्वर्टेबल शेयर्स, ये है एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखना। तो 1.2 मिलियन आपके यूनिट से, हर यूनिट के लिए आपको देनी है 4 ऑर्डिनरी शेयर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1.2 मिलियन 12 लाख होता है बच्चों, तो 12 लाख इंटू 4 आपको शेयर्स देने होंगे। बिल्कुल, मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ। तो ये वाली बात हम करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो 6,44,000 प्लस 60,000 और 1 माइनस 0.3, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, तो मैं अपना कैलकुलेटर ले आया हूँ, अब करते हैं क्या आएगा। तो 60,000 इंटू 0.7, यह आपका आता है बच्चों 42,000 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस, सॉरी 10 मिलियन प्लस 48 lakhs। तो 6,44,000 प्लस 42,000, ऊपर आपका आ गया बच्चों 6,86,000 डिवाइड बाय 10 मिलियन प्लस 48 lakhs, तो ये आपका आ गया बच्चों 1,48 lakhs। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये आ गया हमारा बच्चों 0.0464 डॉलर्स और 4.64 सेंट्स। तो यही आपका बच्चों आंसर है। तो हमारा आंसर सही आ गया है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना बच्चों, बेसिक बेसिक तो कॉन्सेप्ट ही होता है, थोड़ा सा बच्चों कभी कभार हम जोन आउट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें थी। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा मेरे साथ, A company had 8.28 million shares in issue at the start of the year and made no issue of share during the year ended 31st December 20x4. ठीक है, but on that date it had an issue to 23 lakh dollars convertible loan stock 20x6 to 20x9.
ठीक है, तो उसके पास 23 लाख डॉलर का, $2.3 मिलियन का कन्वर्टेबल लोन स्टॉक पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, लोन है। द लोन स्टॉक कैरीज एन इफेक्टिव रेट ऑफ 10%। 10% का ये लोन स्टॉक इंटरेस्ट रेट कैरी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम एन इनकम टैक्स रेट ऑफ 30%, 30% का इनकम टैक्स रेट मान लेते हैं। अर्निंग्स इसकी 22,08,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बच्चों यहाँ पे ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में, ये देखना आप। इसका मतलब पहले तो बच्चों मैं आपको बता ही दूंगा, बट मेरे साथ करते हुए आप ये सोचने की कोशिश करना हम इसमें करेंगे क्या। तो अब मैं पढ़ता हूँ और आप देखना। दिस लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी $1 शेयर एज फॉलोज। तो 20x6 में अगर जो है वो कन्वर्शन होती है तो ये जो है 90 शेयर्स देने पड़ेंगे फॉर $100 नॉमिनल वैल्यू लोन स्टॉक, ठीक है। 20x7 में 85 देने पड़ेंगे $1 शेयर फॉर $100 नॉमिनल वैल्यू लोन स्टॉक। इसका मतलब यहाँ पे देने हमें $90 के फॉर $100, ठीक बात। यहाँ पे देने हमें $85 फॉर $100। इस समय कन्वर्जन होती है तो 80 देने, और यहाँ पे होती है तो हमें 75 देने $100 के लिए। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, 20x6 में क्या होगा ये आज तो हमें पता नहीं है भाई, आज तो पता नहीं, लेकिन अब हमें निकालना तो 20x4 के एंड तक का है। 20x6 में क्या होगा भाई, देखो बच्चों हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते क्या होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या मानते हैं, मेरे को अपनी असम्पशन याद दिलाओ। हम प्रूडेंट थे, हम क्या मानेंगे कि मैक्सिमम कन्वर्जन होगी। यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन किस में है बच्चों, मैक्सिमम कंपनी को शेयर्स किस केस में देने पड़ रहे हैं, इस केस में। तो ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब आपको हर $100 के लोन के लिए $90 के शेयर्स देने हैं, हर $100 के लोन के लिए $90 के शेयर्स देने हैं। तो इसका क्या मैं मतलब ये कह सकता हूँ बच्चों कि ये अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस देखूं इसका, तो पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें करते चलते हैं बच्चों। तो पहले तो आपके प्रॉफिट्स हो गए 22,08,000 का, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। फिर हमारा क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट बचता है। तो इंटरेस्ट कितना है, 10% आपका इंटरेस्ट है, बट 30% आपका इनकम टैक्स रेट है, तो टैक्स रिलीफ आपका का नुकसान होता है, तो वो हम हटा देंगे, तो आपका 70% नेट बचता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22,30,000 इंटू 0.7, ठीक है बच्चों। ये 2,30,000 कैसे आया, 23 लाख का 10% और 0.7 आया बच्चों 1 माइनस 0.3 जो हमारा टैक्स रेट था। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हमारा वैंस कितना आएगा बच्चों, भाई वैंस तो हमारा वही आएगा क्योंकि कोई इशू नहीं हुआ, कुछ भी नई चीज नहीं हुई, कोई इशू नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई राइट्स इशू नहीं। तो 8.28 मिलियन यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब और क्या आएगा बच्चों हमारा, अब मेन चीज ये है, असली चीज जो आपको देखनी है भाई, $23 लाख का लोन हर $100 के लिए, हर $100 के लिए आपको कितने के शेयर देने हैं, 90 के। भाई 90, $1 के 90 शेयर देने हैं, तो 90 के शेयर्स देने हैं हर $100 के लिए, तो यही बनता है बच्चों। फिर भी बच्चों इसमें कोई डाउट है तो मैं आपका डाउट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरे को बिल्कुल पोस्ट करिएगा अपना डाउट, मैं ज़रूर उसको केटर करूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। तो आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22,08,000 प्लस 2,30,000 इंटू 0.7, 1,61,000 बनता है बच्चों, 1,61,000, 1,61,000 डिवाइड बाय 8.28 मिलियन। भाई 8.28 मिलियन आपका हो गया बच्चों 828,000, ठीक है, 82,80,000 हो गया, प्लस 23 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 9। मानेंगे पूरा कन्वर्जन आपका 2006 में ही हो जाता है, तो 20,70,000 शेयर्स आपको $1 वाले देने पड़े।
तो बच्चों 22,08,000 प्लस 1,61,000 आपका बनता है 23,69,000 डिवाइड बाय 82,80,000 प्लस 20,70,000, ये आपका बन गया बच्चों 10,350,000। तो आपका आंसर आ गया बच्चों ये जो 10,350,000 है ये आप एम प्लस में डाल दो, मेमोरी में डाल दो। तो 2369 डिवाइड MRC इक्वल्स टू, ये आपका बन गया बच्चों 0.2288 और 22.88 सेंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। होप करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी, थोड़ा सा हौच पौच हो गए, धीरे धीरे देखोगे बच्चों समझ आएगा। थोड़ा सा भी जोन आउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपका दोस्त, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये ऑप्शन, ये जो हमारा एरिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का। तो अब ये मेरे साथ देखना, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा धीरे धीरे करके बच्चों। तो ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो बच्चों शेयर ऑप्शंस और वारंट्स पढ़ेंगे। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा ये शेयर ऑप्शंस होते क्या है, तो पहले देखते हैं ये होते क्या है। Options and warrants are potential ordinary shares. These are potential ordinary shares as the holders may convert the options or warrants to shares at some point in future. तो बच्चों ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, ये ऑप्शंस दिया गया है उन, और जिनको दिया गया है जो इनके होल्डर्स हैं इन ऑप्शन के, वो इसको फ्यूचर में जाके ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो प्रोवाइडेड द एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। भाई ऐसे में क्या होता है बच्चों, जनरली जो ये शेयर ऑप्शंस या वारंट्स दिए जाते हैं ये कुछ प्राइस कम पे दिए जाते हैं मार्केट प्राइस से। तो प्रोवाइडेड द एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड EPS द नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो बच्चों ये कुछ कम पैसों पे दिए जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओगे बच्चों, कुछ शेयर्स आपको कम पैसों पे दिए जा रहे हैं, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसमें कुछ बोनस एलिमेंट इंक्लूडेड है? बिल्कुल बच्चों, कुछ बोनस इंक्लूडेड है। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे ये चीज ट्रीट हुई। मेरे साथ देखो, तो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, भाई कितने आपने शेयर्स ऑप्शन आपने ग्रांट करे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट एवरेज मार्केट प्राइस, ये आपका नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू एक्सरसाइज प्राइस अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस आ गया। और फिर आपका नंबर ऑफ शेयर ट्रीटेड एज इशूड फॉर नील कंसिडरेशन। सर हमारे को कुछ समझ नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, समझा देते हैं अभी। अब देखो मेरे साथ, बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। भाई आपने 1000 शेयर अपने एक की एम्प्लॉय को प्रॉमिस करा, ठीक। आपने क्या प्रॉमिस करा, भाई देख, मान लो आप हो ओनर, मैं हूं ओनर, मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या प्रॉमिस करा, भाई देख तेरे को मैं 1000 शेयर दूंगा, तेरे को मैं कितने शेयर दूंगा, 1000 शेयर दूंगा। तो सर इसमें आप क्या एहसान कर रहे हो मेरे पे, देकर देख भाई क्या एहसान कर रहा हूं, इसका मार्केट प्राइस है $100, ठीक है। बट मैं तेरे को ऑप्शन देता हूं, अगर तेरे को ये शेयर खरीदने हैं तो तू इसको खरीद सकता है $30, बट इसके लिए तेरे को मेरे साथ 5 ईयर्स काम करना पड़ेगा, 5 ईयर्स कंपनी की ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसकी बच्चों टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, अलग अलग हो सकती है सबके लिए। तो फॉर एन एग्जांपल अभी मान लेते हैं तेरे को मेरे साथ 5 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद तू मेरे से ये शेयर ले लियो $30 पे,
तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? मान लो उस समय भी इसकी मार्केट प्राइस $100 ही है और ऑप्शन है $30। 1000 शेयर्स $100 के हिसाब से कितने के? $1,00,000 के। ठीक है सर, मैं कितने के दे रहा हूँ? 1000 शेयर दे रहा हूँ $30 के, एक शेयर, तो ये बने $30,000। बच्चों मेरे को पैसे कितने मिलने चाहिए थे अगर मैं 1000 शेयर मार्केट में इशू करता? तो 1,00,000, बट मेरे को मिले कितने? 30,000। यार 30,000 ही पैसे मिले, क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई ये 30,000 अगर मेरे को रुपए चाहिए होते तो मैं $100 के हिसाब से कितने शेयर इशू करने पड़ते? मेरे को 300 शेयर, बट मैंने कितने इशू करे? 1000 शेयर। भाई 300 शेयर के ही तो पैसे आए, पैसे तो 300 शेयर के आए मार्केट प्राइस के हिसाब से। सॉरी, $30 का आपने शेयर दिया, 1000 शेयर दिए, तो आपके पास $30,000 है, $30,000 है। भाई $30,000 अगर आप मार्केट से आप उठाते $30,000 शेयर इशू करके, तो आपको एक शेयर के बदले लोग $100 दे देते। तो आपको कितने शेयर देने पड़ते? 300, बट आपने कितने दिए? 1000। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों ये $700, 700 शेयर्स, सॉरी बच्चों, आई करेक्ट माई सेल्फ, 700 शेयर्स जो एक्स्ट्रा दिए, भाई ये शेयर्स जो आपने एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा समझो, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, फ्री में दिए हैं, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये बोनस है? बिल्कुल, ये आपके बोनस शेयर्स हैं, तो ये आपका बोनस एलिमेंट हुआ बच्चों। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें समझ आती हैं। तो अब मेरे साथ देखो इसका मतलब क्या है, यहां से अब समझाता हूं आपको। तो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, भाई 1000 शेयर्स आपने ऑप्शन दिया, भाई 1000 शेयर आप ले सकते हो। नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन इशूड एट एवरेज मार्केट प्राइस, भाई अगर आप एवरेज मार्केट प्राइस उससे चार्ज करते, आप $100 चार्ज करते, तो आपको कितने शेयर देने पड़ते? देखो भाई आपने नंबर ऑफ ऑप्शन 1000 दिए, एक्सरसाइज प्राइस था आपका $30 का, जिसपे आपने एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दिया, तो आपको $30,000 मिलते। और अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते तो आपको $100 लोग दे देते एक शेयर के, तो आपको कितने इशू करने पड़ते? 300। तो बच्चों ये $700 जो है, 700 शेयर्स, ये 700 शेयर क्या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स ट्रीटेड एज इशूड फॉर नील कंसिडरेशन है? ये तो फ्री के दे दी, ये तो बोनस दे दिया। खुश हो जा भाई कि एम्प्लॉय, खुश हो जा, तेरे को 700 शेयर फ्री के दे दिए मैंने। तो इट इज ओनली द शेयर्स डीम्ड टू हैव बीन इशूड फॉर नो कंसिडरेशन which are added to the number of shares in issue when calculating diluted EPS. Shares issued at full market price have no dilutive effective. There is no impact on earnings. ठीक है बच्चों, तो इसका मैं अब आपको मतलब समझाता हूँ। इट इज ओनली द शेयर्स डीम्ड टू हैव बीन इशूड फॉर नो कंसिडरेशन विच आर एडेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू व्हेन कैलकुलेटेड डाइल्यूटेड ईपीएस। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, जो शेयर्स आपने नॉर्मली इशू करे, जो आप नॉर्मली दोगे, वो तो आपका वैंस का ही पार्ट बन जाएगा। जब भी आप दोगे, जब भी इशू होंगे, भाई ये 300 शेयर तो आपका नॉर्मली जब भी इशू होगा तो वैंस का पार्ट बनेगा। बट अभी क्या जा रहा है, फ्री में क्या जा रहा है? बोनस एलिमेंट। बच्चों हमने बेसिक ईपीएस में पढ़ा था, बोनस एलिमेंट तो हम ऐसा मानते हैं कि वो तो स्टार्टिंग से बिलोंग करता है, वो तो स्टार्टिंग से बिलोंग करता है, 5 साल पहले से ही है। 5 साल बाद भाई वैंस में जो इशू होगा नॉर्मल एवरेज मार्केट प्राइस, ये 300 शेयर तो वैंस में इंक्लूड हो जाएंगे, बट ये 700 तो आज के दिन से ही मानोगे बोनस है, तो आज के दिन ही हम इनको बोनस में मान लेते हैं। अब बच्चों ये बोनस एलिमेंट समझो, ये बोनस एलिमेंट कुछ नहीं है, यही कैलकुलेशन है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू एक्सपेक्टेड प्राइस, भाई कितने पैसे आपको मिले और कितने शेयर्स आपको देने चाहिए, तो 300 देने चाहिए थे, 1000 शेयर आपने टोटल दिए, तो 700 का बोनस एलिमेंट हो गया। तो अब बच्चों मुझे लगता है आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई होगी। बच्चों थोड़ा सा टिपिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को चाहे एक बार और देख लेना, फिर भी डाउट हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करूँगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं आगे इसमें है क्या।
तो अब बच्चों मेरा मानना यही है कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे साथ देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, गैलेक्सी कंपनी हैज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर $3 मिलियन। भाई 30 लाख डॉलर का प्रॉफिट है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर 1.4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशू ड्यूरिंग द ईयर। 1.4 मिलियन शेयर से पूरे साल के दौरान आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, 14 लाख शेयर्स। गैलेक्सी कंपनी ऑल्सो हैव 2.5 लाख ऑप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द होल ईयर। भाई ये आउटस्टैंडिंग है, इशू तो नहीं करेगा, इसका मतलब इशू तो नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 2.5 लाख ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द होल ईयर विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ $15। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द पीरियड वाज $20। ठीक है। तो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये स्टेटमेंट बनाऊं आपके साथ, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे, कितने ऑप्शंस थे टोटल? 2.5 लाख, 2.5 लाख शेयर देने थे, ठीक है जी। 2.5 लाख शेयर्स आपको देने के थे, 2.5 लाख ऑप्शंस दिए थे आपने। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा, इसमें नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन इशूड एट एवरेज मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट एवरेज मार्केट प्राइस, ये कैसे निकलेगा? मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ बच्चों। 2.5 लाख शेयर 15 के भाव पे आपने दे दिए, तो आपको पैसे कितने मिले? भाई 2.5 लाख 15 के भाव पे आपने दे दिए, तो आपको पैसे मिले 37,50,000। लेकिन अगर आप ये मार्केट प्राइस पे इशू करते तो आपको कितने शेयर देने पड़ते? तो आप इसको डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस से। अगर आप इसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो, जो हमारा $20 है, तो हमारा कितना बनेगा? 37,50,000 डिवाइड बाई 20, आपका आ गया 1,87,500 बच्चों। भाई आपको 1,87,500 शेयर इशू करने चाहिए थे, बट आपने कितने करे? 2.5 लाख। तो बोनस एलिमेंट बताओ बच्चों, बोनस एलिमेंट क्या होगा? बोनस एलिमेंट होगा 62,500। भाई ये शेयर तो आपने फ्री में दे दी। तो अब मुझे डाइल्यूटेड ईपीएस का बता दो कैसे निकलेगा। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है सर, अब तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। तो मुझे भी बताओ बच्चों कैसे निकलेगा फिर डाइल्यूटेड ईपीएस? निकलेगा कुछ इस तरीके से। आपकी जो अर्निंग्स थी साल की, वो कितनी दे रखी है? $3 मिलियन की। तो $3 मिलियन आपने अर्निंग लिख दी, ठीक है जी। शेयर्स कितने आपके इशू में थे पूरे साल? 1.4 मिलियन थे। कोई चेंज नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, कोई बोनस नहीं, कोई राइट्स नहीं, तो आपका वैल्यूज तो चेंज नहीं होगा। ये आपका 1.4 मिलियन ही रहा, 14 लाख प्लस बच्चों प्लस बोनस एलिमेंट। बोनस एलिमेंट कितना है? 62,500 जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये कितना बना बच्चों? 30 लाख डिवाइड बाय 14 लाख प्लस 62,500, तो 14,62,500। तो इसको डिवाइड करके देख लेते कितना आता है। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आया? $2.05। तो हमारा आंसर है ए पार्ट, सही है। तो बच्चों कुछ इसी तरीके से हमने डाइल्यूटेड ईपीएस का पूरा कॉन्सेप्ट देखा है। बच्चों मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीज़ें नई हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए। आप F3 भी पढ़कर आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नए हैं इसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर इसको, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल कर बता सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा बच्चों, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा। बट अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में भी डाउट है, टाइम आउट आपका जोन आउट हो गए थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं एक बार। अगर फैसिलिटी है इसको बार बार देखिएगा। थोड़ा अगर आपको स्लो लगती है बच्चों तो स्लो, थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा स्पीड, और अगर धीरे लगती है तो मतलब अगर आपको तेज़ लगती है तो धीरे कर लीजिए।
और बच्चों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इसकी हेल्प मिल सके। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे हैं एंड तक, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चीज़ों को पूरा समझिए बच्चों, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, तो चीज़ों को पूरा समझे हैं आप, एक बार और देख सकते हैं। कोई डाउट हुआ तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो बच्चों आज के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा, बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।